नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है मायके आई ननद को जब भाभी के बेटे बहू की सच्चाई पता चली तो उसने ऐसा क्या किया कि बेटे बहू माँ के पैरों में गिर गए। अगर आप इस कहानी का पहला भाग सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर सुन सकते हैं। बस इस बहू की झूठी शान और त्रिया चरित्र की क्या कहें। बहू के मायके में उसके भाई की सगाई थी और उसे अपने मायके में यह दिखाना था कि उसकी शादी कितने समृद्ध घर में हुई है। इसलिए उसने जिद करके मुझसे मेरे पुश्तैनी गहने निकलवाए और यहाँ तक कि न जाने प्रमोद को क्या कहा कि वो मेरे उन कंगनों के पीछे पड़ गया और फिर तो उतरवा कर ही रहा। अरे यह आप क्या कह रही हैं भाभी? वो लोग आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? और बताओ भला, ज़बरदस्ती आपके कंगन उतरवा लिए, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? यह तो ठीक नहीं हुआ। मैंने तो उन्हें भरसक मना किया था जीजी, तब वह कहने लगी कि सारे गहने अपने भाई की शादी के बाद मुझे लौटा देगी। तो फिर लौटाए उसने गहने? उसके भाई की शादी को तो लगभग 8 महीने होने को आए। अब रश्मि जी की आवाज़ में एक तल्खी आ गई थी, जैसे वह प्रमेद और प्राची की चालाकी को समझने की कोशिश कर रही थी। अरे जीजी, उसके आगे की कहानी तो मत ही सुनो तो अच्छा है। आपको भी विश्वास ही नहीं होगा, जैसे कि मेरा मन आज तक नहीं पतिया पा रहा है कि वह सारे गहने चोरी हो गए। ये आप क्या कह रही हो भाभी? सारे गहने चोरी हो गए? क्यों, क्या प्राची ने उनको संभाल कर नहीं रखा? क्या बोलूँ मैं, जाके रही भावना जैसी। इतना कहकर कुमुदनी जी ने एक दीर्घ निश्वास लिया, जैसे कि खुद को यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि उनके बेटे बहू उतने बुरे नहीं हो सकते, भले ही उन्होंने अपने बेटे और बहू का स्वार्थ अपनी आंखों से क्यों ना देख लिया हो। वह जैसे दिखा रही हूँ कि उन्हें गहने जाने का अफसोस तो है, लेकिन अब बेटे बहू की बात का क्या ही बुरा मानना। तभी रश्मि जी ने अटकल लगाते हुए तुरुप का आखिरी पत्ता फेंका और कुमुदनी जी बिल्कुल चुप हो गईं। रश्मि जी थोड़ा और उनके पास खिसक कर आ गई और धीरे से भेद भरे स्वर में बोली, भाभी ऐसा तो नहीं कि सारे गहने बहू ने हड़प लिए हो और चोरी हो जाने का झूठा बहाना बना लिया हो। अब एक साथ कई राज पर से पर्दे हटने का समय हो रहा था। उसका दिमाग कितना चलता है कि क्या बताऊं। मुन्ना ने मेरे बैंक अकाउंट में भी बदलाव करवा कर नॉमिनी की जगह अपना नाम मेरे साथ ज्वाइंट करवा लिया और जब मेरी तबीयत उतनी ख़राब थी तब मुझे सिर्फ अपने हिसाब से दवाई खिलाता रहा, पर पैसे निकलवाए ही नहीं। बोलते बोलते हिचकियाँ सी बध गई थी कुमुदनी जी की और रश्मि जी एकदम अवाक होकर सुनती रह गईं। कोई बेटा अपनी माँ के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है, सोचकर ही रश्मि जी को यकीन नहीं आ रहा था। कुछ देर तो उनकी मन स्थिति वैसी ही विस्मय और आश्चर्य के गिरफ्त में रही। फिर जब वह संयत हुई तो अपने सामने बैठी हुई अपने मानिनी भाभी को ऐसे टूटते हुए रोते हुए देखकर उनके मन में दया, करुणा और ममता का ऐसा मिला जुला एहसास हुआ कि उन्होंने आगे बढ़कर कुमुदनी जी को गले से लगा लिया और कुमुदनी जी तो उनकी बाहों में ऐसे सिमट गईं जैसे कोई छोटी सी बच्ची हों। शायद ही पति के जाने के बाद किसी ने उन्हें ऐसे सांत्वना देते हुए गले लगाया था और शायद ही वह किसी और के समक्ष अपने हृदय के गहरे जमे हुए दुख की परतों को अनावृत किया था। आज तो जैसे कुमुदनी जी की आंखें बस आंसू के जरिए अपनी सारी बातें, दुख व अवसाद की छोटी छोटी घटनाएं भी एक एक करके रश्मि जी को बताना चाह रही थी। और रश्मि जी आज जैसे कुमुदनी जी की माँ ही बन बैठी थी, उनके आंसू पोंछती जाती और बोलती जाती, अब बस भाभी, आप नहीं रोएंगी बल्कि मजबूती से खड़ी होंगी और इन दोनों को इनकी करतूतों के लिए रुलाएंगी। अब मैं आ गई हूँ ना, तो अब मैं आपको और रोने नहीं दूंगी। कितना मैं बताऊं जीजी आपसे, और तो और बहू तो मुझे दूध दही भी खाने देने में कटौती करती है। मुझे मुन्ना के आने से पहले ही खिला देती है खाना और फिर खुद पति के साथ 56 भोग बनाकर खाती है। और जब मुन्ना पूछता है कि माँ ने खाना खा लिया तो कहती है कि माँ जी को भी यही सब दिया है, वह खाकर अपने कमरे में आराम कर रही हैं। उन्हें खाना जल्दी खिला देती हूँ, अगर देर से खाएंगी तो उन्हें डाइजेस्ट होने में मुश्किल होगी। आप तो उनकी फिक्र मत करो और खाना खाओ। और मुन्ना अस्वस्थ होकर खाना खाने लग जाता है और मैं अपने कमरे में खाने की खुशबू सूंघ कर ही संतुष्ट हो लेती हूँ और ऊपर तक चादर उठाकर अंदर ही अंदर रोती रहती हूँ कि अब मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि मुझे ढंग से भरपेट खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। सच, भगवान किसी भी स्त्री को सुहागन ही इस दुनिया से ले जाए, पति के बाद बाकी की विधवा स्त्री का सीना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ समझ में नहीं आता है कि कौन अपना है कौन पराया।
सबके देखने की नज़र बदल जाती है और व्यवहार में भी बहुत अंतर आ जाता है। यहाँ तक कि रोज़ मिलने वाले बाहर के लोग भी, जैसे सब्जी वाला, दूध वाला और बाकी लोग भी जो घर में आते हैं, आस पड़ोस वाले भी, सबका व्यवहार अलग सा हो जाता है। एक तरह से सब उसकी उपेक्षा करने लग जाते हैं। जब वह देखते हैं कि इस बुढ़िया की घर में ही इज्जत नहीं है, इसे बेटा बहू ही नहीं पूछते, तो वह भी धीरे धीरे पूछना बंद कर देते हैं और बुढ़ापे में स्त्री बिल्कुल अकेली सी होकर रह जाती है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि कितना अच्छा होता कि आपके भैया से पहले ही भगवान मुझे दुनिया से ले जाते। उनके बाद यह दुनिया इतनी ख़राब लग रही है कि क्या बताऊँ। अब तो हर एक चीज़ बदल गई है। मुझे लग रहा है कि जब वह थे तब सब कुछ था। अब जबकि वह नहीं है तो ऐसा लगता है कि किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है। और जी दूसरों की क्या कहूँ, जब मेरे बेटे बहू को ही मेरी ज़रूरत नहीं है। अब आप ही बताओ जीजी, मैं बहू को कैसे जाकर बोलूँ कि मुझे कभी कभी 2 रोटी से ज़्यादा भूख लग जाती है, कभी ज़्यादा अच्छी सब्ज़ी बन गई या फिर थोड़ी ज़्यादा भाग दौड़ हो गई, या शाम में गोलू को लेकर थोड़ा दौड़ना भागना हो गया तो मुझे रात में कुछ ज़्यादा भूख लग जाती है। लेकिन मेरे लिए तो बस 2 सूखी रोटी होगी और थोड़ी सी सब्जी और आधी कटोरी दाल ही रोज़ की बधी हुई है। उस पर भी दाल में इतना ज़्यादा पानी रहता है कि एकदम बेस्वाद लगती है। बस इसके अलावा मेरी खुराक में और मेरी थाली में कभी कुछ बढ़ोतरी ही नहीं होती। यहाँ तक कि बहू मुझे गाढ़ी दाल भी खाने नहीं देती। उसका तो बहाना फिर वही रहता है कि इतनी गाढ़ी दाल आपको नहीं पचेगी। मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि अभी उनको गए हुए 2 साल ही तो होने को आए हैं, और इन 2 सालों में क्या मेरी पाचन शक्ति इतनी कमज़ोर हो गई है कि मैं 2 रोटी से ज़्यादा नहीं पचा सकती? क्या मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ? बोलो जीजी, मैं सच में बुढ़ा गई हूँ ना, या फिर कि मैं कुछ भी तला भुना बिल्कुल नहीं खा सकती? पूरे घर के लिए तला भुना सब बनता है, पूरियाँ बनती है, कचौरियाँ बनती है और नाना प्रकार की चीज़ें बनती है, लेकिन मेरे लिए तो बस वही सूखी रोटी, सब्जी और पनियाली दाल ही है। शायद आपको लगता होगा कि मैं सठिया गई हूँ, है ना? आप भी सोच रही होंगी कि कितनी लालची हो गई है आपकी भाभी, सिर्फ खाने की ही बात किए जा रही है। पर क्या करूँ जीजी, अब रसोई में जाने की तो मुझे मनाही ही है। यह कहकर बहू मुझे रसोई में नहीं जाने देती कि आपकी उम्र में बिल्कुल सात्विक भोजन करना चाहिए, तो मजबूरी में वह जो देती है वही मुझे खाना पड़ता है। इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है, वरना तो मेरा बड़ा मन करता है कि अपनी पसंद का कुछ खाऊं, कभी कुछ चटपटा सा बनाऊं, और नहीं तो कम से कम बाहर से ही कुछ मंगवा लूं। लेकिन बहू के व्यंग वाणों से डर लगता है कि कहीं वह यह ना कह दे कि अब लालच इतनी बढ़ गई है कि बुढ़िया बाहर से मंगाकर खाने लगी है। इसलिए वह जो देती है वही मन मार कर खा लेती हूँ, और रुचकर भोजन तो नहीं ही मिलता है। ऊपर से जो मिलता है वह मेरे खुराक के हिसाब से समुचित भी नहीं होता है। मैं तो अक्सर स्वादिष्ट और भरपेट खाने के बारे में ही सोचती रहती हूँ। हमेशा लगता रहता है कि मैं भूखी ही हूँ। इसलिए मुझे लग रहा है कि मैं दिन प्रतिदिन कमज़ोर भी होती जा रही हूँ। तो आप अपने कमरे में खाने का कुछ सूखा सामान, जैसे नाश्ते का सामान, कुछ नमकीन और फल वगैरह क्यों नहीं रख लेती? इतना भी क्या बहू से डरना? रश्मि जी ने थोड़ा प्रतिवाद सा करते हुए कहा, तो ऐसा लगा जैसे उन्होंने कुमुदनी जी की दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। मैं अपने ही घर में इतनी उपेक्षित हूँ कि एक नौकरानी से भी बदतर जिंदगी जी रही हूँ, और सबसे बड़ी बात कि मैं किसी को कह नहीं सकती कि मैं अपने ही कोख जाए से सताई हुई हूँ। अब रश्मि जी से और नहीं सुना गया तो उन्होंने कहा, भाभी आप ये सब बातें मुन्ना को क्यों नहीं कहती? क्या प्रमोद को भी पता है कि बहू आपको पूरा अच्छे से खाना भी नहीं दे रही है? अब जीजी ये सब बातें भला मुन्ना को क्या बताऊं? हाँ, हर रविवार को किसी भी छुट्टी के दिन जब मुन्ना घर में होता है तो वह दिन मेरे लिए त्यौहार की तरह हो जाता है, क्योंकि उस दिन तो बहू मुझे अच्छा खाना भी खिलाती है। तब दोपहर का खाना हम सब साथ में ही खाते हैं, और तब जो खाना सबके लिए बनता है बहू वही मुझे भी परोसती है, ताकि उसकी करतूतों का किसी को पता न चल जाए। ऐसा है कि वह यह नाटक इसलिए करती है कि वह अपने पति की नज़रों में अच्छी बनी रहे। मेरा मन तो बड़ा करता है कि कभी बहू से पूछूं कि इतनी चालाकी उसे कहाँ से आती है कि पति के सामने कुछ और मेरे सामने कुछ और। मान गई मैं जीजी, इस बहू से तो पार पाना मुश्किल है। मैं सच कहूँ जीजी तो पूरे सप्ताह बस छुट्टी वाले दिन का या रविवार और सेकंड शनिवार का ही इंतज़ार करती रहती हूँ, क्योंकि उस दिन अक्सर मुन्ना घर पर रहता है और मुझे भर पेट स्वादिष्ट खाना खाने को मिलता है। इसके अलावा कभी कभी बहू जब मायके जाती है तो 2-3 घंटे मुझे मिलते हैं तो कुछ अपने लिए बना लेती हूँ।
उस पर भी तुरंत रसोई अच्छे से साफ कर देती हूँ, क्योंकि बहू को कहीं पता न चल जाए। और वैसे भी यह नपा तुला सामान रखती है। एक तरह से उस दिन भी डर डर कर ही कुछ बनाती हूँ, और फिर भी अक्सर बहू को पता चल जाता है। आते ही पूछती है कि माँ जी, आपने कुछ बनाया था क्या? मैं तो आपके लिए खाना बनाकर रख कर गई थी, फिर आपको रसोई में जाने की ज़रूरत ही क्या थी? रश्मि जी को लग रहा था कि वह तो यह बातें सिर्फ सुन रही हैं, तब उनसे सुना नहीं जा रहा है, और उन्हें इतना बुरा लग रहा है। तो जब यह सब कुमुदनी जी पर घट रहा होगा तो उन्हें कितना बुरा लगता होगा। उनकी जिज्ञासा जब मुखर हो गई तो उन्होंने पूछ ही लिया कि आप इतना कुछ कैसे सह लेती हैं भाभी? मुझे तो जान करके आश्चर्य हो रहा है कि कोई भी बहू अपनी सास पर इतना अत्याचार कैसे कर सकती है। और बात तो फिर भी समझ में आती है, पर किसी के खाने पर भी राशनिंग कर दिया जाए तो इंसान जिंदा कैसे रहे? आप इतना कैसे सह पाती हैं? रश्मि जी ने टोका तो कुमुदनी जी ने कुछ रूधे गले से कहा, जी मुझे तो लगता है कि बहू चाहती ही नहीं है कि मैं जिंदा रहूं, और ऐसे ही कम खाना देकर वह मुझे जल्दी ही इस दुनिया से विदा कर देना चाहती है। अब दिन प्रतिदिन इस वजह से मैं कमज़ोर भी होती जा रही हूँ। पर यह सब बातें क्या बताने की है? लोग तो सुनकर यही कहेंगे कि लो देखो, इस बुढ़िया को खाने की पड़ी है, कब्र में पैर अटके पड़े हुए हैं, बुढ़िया खाने के पीछे पड़ी हुई है। इसलिए मैं जो मिलता हूँ रूखा सूखा खा करके चुपचाप पानी पीकर सो जाता हूँ। और एक दिन तो हद ही हो गई जी, जब मैंने बहू को अपनी माँ से मेरे बारे में बात करते हुए सुना, और शायद गलती से बहू के फ़ोन का स्पीकर ऑन रह गया, तो उधर से जो उसकी माँ ने कहा उसे सुनकर तो एकदम मेरा दिमाग ही सुन्न हो गया। ऐसी भी क्या बात थी भाभी? रश्मि जी की जिज्ञासा पराकाष्ठा पर थी कि कुमुदनी जी उनके थोड़ा और खिसक कर पास आ गईं और कहने लगीं, तू पागल हो गई है क्या प्राची, जो अपनी सास को पौष्टिक खाना देने की बात कर रही है? अरे उसे अच्छा खाना देगी तो वह बहुत दिन तक टिक जाएगी, फिर हो सकता है कि सेंचुरी मारकर ही वह इस दुनिया से जाएं। सो ऐसा कर कि तू उन्हें हल्का खाना देगी तो जल्दी ही उनका ऊपर का टिकट कटेगा, और पूरे घर पर सिर्फ तुम्हारा ही राज होगा। या आप क्या कह रही हो भाभी? कोई भी माँ अपनी बेटी को ऐसी बात कैसे सिखा सकती है? मैं सच कह रही हूँ जीजी। इतना सुनने के बाद से तो मेरे हाथ पैर ही कांपने लग गए थे। मुझे एक बारगी यह लगने लगा था कि अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, और मेरे ज़िंदा रहने का कोई मतलब ही नहीं है। जब मेरी बहू ही नहीं चाहती कि मैं इस दुनिया में रहूं, तो क्या पता मेरा बेटा भी शायद ऐसा ही चाहता हो। मैं नहीं मान सकती भाभी, भला प्रमोद ऐसा क्यों चाहेगा? और प्रमोद ही क्यों, कोई भी बेटा ऐसा नहीं चाह सकता कि उसकी माँ जल्दी दुनिया से चली जाए। रश्मि जी ने थोड़ा अविश्वास से कहा तो कुमुदनी जी कुछ देर को चुप लगा गईं। उनके मन में बहुत कुछ उमड़ घुमड़ रहा था, लेकिन वह सोच रही थीं कि बोलें कि ना बोलें, क्योंकि मुन्ना और बहू की हरकतें देखकर उनके मन में यह बात तो चल रही थी कि मेरे ज़िंदा रहने से अब मुन्ना या बहू को फ़ायदा ही क्या है। वह तो यही चाहते होंगे कि मैं जल्दी से जल्दी इस दुनिया से उठ जाऊं। बहू की माँ ने तो उसे यही सिखाया है, कहीं मेरा बेटा भी तो ऐसा नहीं चाहता। पर वह रश्मि जी से बात बनाकर बोली, आजकल किसी की नीयत का भरोसा नहीं है जीजी, इसलिए मेरे मन में यह बात आई। ना 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 भाभी, कम से कम मुन्ना ऐसा नहीं सोच सकता। मेरा मन तो यही गवाही देता है कि यह बात भले ही प्राची की माँ ने उसके कान में डाली हो, लेकिन शायद प्राची भी ऐसा नहीं सोचती होगी। और रही बात प्रमोद की, तो प्रमोद तो ऐसा हरगिज़ नहीं सोच सकता। कुमुदनी जी ने रश्मि जी की बात सुनकर अब खुद को समेटना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि इतना भी खुलकर किसी से बात करना सही नहीं है। कोई उनके मन की बात नहीं समझेगा और ना ही पतियाएगा, चाहे वह कितना भी दिल खोल कर रख दें। लेकिन खुद अपने ही बेटे की बुराई करने में उनकी भी जुबान करती थी। भला इतना बड़ा सच वह कैसे बता सकती थी कि उनके बेटे के मन में भी अपनी माँ के लिए कोई प्यार नहीं रहा, और ना ही कोई ऐसा लगाव महसूस होता है। वह कैसे बताएं कि अब मुन्ना की नज़रें भी बदलने लगी है। अपने बेटे के व्यवहार से साफ लगता है कि उसे अपनी माँ से कोई मतलब नहीं है, पर वह मन में यही सोच रही थी कि यह तो उनके हिस्से की बात है और उनके हिस्से की लड़ाई है, जो उन्हें खुद ही लड़ना होगा। तो बेहतर है जैसे अब तक वह अपनी बातें मन में रखती आई थी, वैसे भी अब बाकी बातें भी मन में रख लें। और फिर उन्हें याद आ गया कि हमेशा से उनकी माँ उन्हें यही तो सिखाती थी कि रही मन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुन इठलई हैं लोग सब बांट नली है कोय। इसलिए बस वो सोने का उपक्रम करने लगी।
उन्हें चुप देखकर और गंभीर देखकर रश्मि जी ने भी कह ही दिया, भाभी बाकी सारी जो भी बातें हैं इन सब का खुलासा कल होगा, मुन्ना से भी पूछेंगे और सब मिलकर बैठेंगे और सारी बात खुलकर तय करेंगे, तभी इस समस्या का निदान संभव है। आप फिक्र मत करो और सोने की कोशिश करो। रश्मि जी की बात सुनकर कुमुदनी जी थोड़ी सशंकित होकर बोली, वह तो ठीक है जीजी, लेकिन आप और अशोक जी जरा ध्यान से ही बात करना, क्योंकि मुझे लगता है कि मुन्ना भी थोड़ा थोड़ा प्राची से डरता है। पता नहीं मुन्ना को पूरी बात पता है कि नहीं, लेकिन कुछ कुछ तो वह भी समझता ही होगा और चुप रह जाता होगा, क्योंकि उसे भी लगता होगा कि अब तो माँ से सारा काम निकल ही चुका है, अब माँ दुनिया से जाए तो जाए, उसे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। मकान तो वह अपने नाम करा ही चुका है। उसके पिता के कई सारे LIC वगैरह में कई पॉलिसी थी, कुछ FD भी मैच्योर हुए होंगे, वह सारे पैसे भी कैसे ना कैसे करके मुन्ना अपने नाम करा ही चुका है। और जीजी, उनके जीते जी मैंने कभी भी कोई कागज़ पत्तर नहीं देखा। वह मुझे कितना कहते थे कि मेरे बैंक की रुपए पैसे की पूरी खबर रखा करो, कभी जो मैं नहीं रहा तो तुम्हारे काम आएगा। पर तब तो मैं उनके मुंह पर हाथ रख कर कहती कि ऐसी बात मत कीजिए, देख लीजिएगा मैं आपसे पहले जाऊंगी। और फिर मैं इतरा कर कहती थी कि मुझे अपने राजा बेटे पर बहुत भरोसा है, वह हमारे साथ कभी बुरा ना तो कर सकता है ना बुरा होते देख सकता है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और मैं तो उनसे हमेशा कहती रहती थी कि मैं आपसे पहले जाऊंगी, तो आपके भैया हंस पड़ते थे। तब मुझे क्या पता था कि मेरे भाग्य में क्या बदा है, और हमारा साथ यहीं तक था, हमें नहीं पता था कि होनी को क्या होना है। अब मैं ही मूर्ख बन गई हूँ, अब जो मुन्ना और बहू कहते हैं वह सब मानना पड़ता है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि उन्होंने कितने पैसे किस बैंक में और कहाँ कहाँ जमा कर रखे हैं। अब सब इनके नाम हो गया है तो मैं क्या कर सकती हूँ। तभी तो जो रूखी सूखी पकड़ा देती है बहू, वही खाकर गुजारा करना पड़ता है। वैसे तो रश्मि जी उनकी बात और सुनना चाहती थी, लेकिन तभी उन्होंने बरामदे में किसी की पदचाप सुन ली थी और उन्हें लगने लगा था कि शायद प्राची या प्रमोद में से कोई उनकी बात सुन रहा है। इसलिए उन्होंने थोड़ी जोर से ही कहा था कि अगर कोई बाहर है तो यह सुन ले। अब बातें बहुत हो चुकी है भाभी, अब हम लोग कल बात करेंगे, अब सोने की कोशिश करो। आपकी बात सुनकर स्थिति से अनजान कुमुदनी जी बोली, जी, और जो आप लोगों ने बहू को कुछ ज़्यादा कठोर बातें कह दी, तो आप लोग जब चले जाओगे तो आपके पीछे वह मुझे और भी तंग करेगी। चाहे कुछ भी हो, मुझे रहना तो उनके साथ ही है। अगर आपने कुछ ज़्यादा कह दिया तो कल को हो सकता है दोनों मुझ पर और भी अत्याचार करने लगें, इसलिए कुछ सोच समझकर और मुलायमियत से ही बात करना। ठीक है भाभी, बस सब कुछ आप मुझ पर छोड़ दो, हम खुलकर सारी बातें करेंगे, और बहू और मुन्ना को तो बताना ही पड़ेगा कि वह गलत कर रहे हैं। अब आप सोने की कोशिश करो। पर कुमुदनी जी की आंखों में नींद नहीं थी, पता नहीं कल क्या होने वाला था। कहीं जो जीजी और मुन्ना ने बहू को कुछ ज़्यादा कह दिया तो कहीं आमने सामने वाली लड़ाई ना हो जाए। आज तक वह इस मोहल्ले में बहुत इज्जत के साथ रहती आई हुई हैं, अब ऐसी कोई बेइज्जती उनसे तो बर्दाश्त नहीं होगी। भाभी के सो जाने पर रश्मि जी बहुत ही संभाल कर उठी और दबे पांव अशोक जी के कमरे की तरफ बढ़ गईं। अंदर जाकर धीरे से उन्होंने अशोक जी को हिलाकर जगाया तो वह चौंक कर उठे और बोले, यह क्या रश्मि जी, आप एक रात भी मुझसे दूर नहीं रह पाई? ऐसी भी क्या बेताबी और ऐसा भी क्या दीवानापन, कुछ तो अपनी उम्र का भी लिहाज किया होता। अभी घर में जवान बेटा और बहू हैं, उनके सामने आपको रात बेरात आपका मुझसे यूं मिलने आना शोभा नहीं देता। अशोक जी ने रश्मि जी को देखकर चुहल करते हुए कहा। उनकी यही मजाक की आदत तो दोनों को आज तक जिंदा दिल रखे हुए थी, और दोनों के संबंध में आज भी इतनी मिठास और चुहलबाजी थी कि जवान दंपत्ति भी उनसे प्रेरणा ले सकते थे। दरअसल हुआ ये था कि अपनी बात कर लेने के बाद कुमुदनी जी ने जब रश्मि जी को अपने साथ खड़ा पाया तो रश्मि जी का हाथ पकड़ा तो वह पता नहीं कब से जैसे उन्हीं का इंतज़ार कर रही थी। कुमुदनी जी ने कुछ इस तरह से रश्मि जी का हाथ पकड़ा था जैसे कि कभी छोड़ेंगी ही नहीं। उनके सो जाने के बाद रश्मि जी ने एक नज़र कुमुदनी जी के चेहरे पर डाली तो उन्होंने गौर किया कि भाभी का हाथ पकड़ते ही वह थोड़ी ही देर में नींद में सो गईं। उनके चेहरे पर एक सुकून सा था और रश्मि जी समझ रही थी कि शायद एक अरसे बाद उन्होंने अपना दिल किसी के सामने हल्का किया है और अब सुकून की नींद सो रही हैं। वह समझ गईं कि अब सब अशोक जी को बताना पड़ेगा, अब छुप छुपा कर काम नहीं चलेगा।
रश्मि जी के पास अभी समय कम था और रात काफ़ी हो चुकी थी, सो जो करना था कल सुबह से पहले ही करना था। यही विचार करके वह चुपके से उठकर अशोक जी के कमरे में आई थी और अशोक जी ने मजाक में इतना कुछ कह दिया था। और कोई समय होता तो रश्मि जी को बहुत हंसी आती, पर वह इस समय बेहद गंभीर मुद्रा में थी और उन्हें गंभीर बात भी करनी थी। इसलिए अशोक जी के मजाक और चुहल को ज़्यादा सह न देते हुए वह बोल पड़ी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, मैं आपके बिना नहीं रह पाई और मुझे आपसे एक ज़रूरी बात भी करनी है। अशोक जी समझ गए कि जरूर कोई गंभीर बात होगी, तभी रश्मि जी उनके मजाक पर हंस भी नहीं रही हैं और अभी इस वक्त उनके मुख मुद्रा से लग रहा था कि वह चिंतित भी हैं। इसलिए अपना कौतूहल दबाकर बोले, क्या बात है रश्मि जी? उनकी बात का कोई जवाब दिए बिना रश्मि जी ने इधर उधर देखा और उस कमरे का दरवाजा भी अंदर से बंद कर दिया और खिड़कियों के पर्दे भी अच्छी तरह से खींच दिए। रश्मि जी उनके पास आकर उनके कान में फुसफुसा कर कहा, मुझे आपको मुन्ना और बहू के बारे में बहुत ज़रूरी बात बतानी है। यह सुनकर अशोक जी और रश्मि जी और भी करीब खिसक आए और रश्मि जी ने कहना शुरू किया, सुबह हुआ, ये क्या बहू, तुमने अपने सास को दही क्यों नहीं दिया और उनके प्लेट में एक पराठा क्यों है? यह सुनकर प्राची सकपकाकर बोल उठी, वो माँ जी की उम्र हो गई है, सो उन्हें ऑयली चीज़ें कम देती हूँ और दही से उन्हें जोड़ों में दर्द होगा। अच्छा, इतनी कितनी उम्र हो गई भाभी की? मुझसे कुछ 1 साल ही तो बड़ी हैं, तो जब मैं खा सकती हूँ तो भाभी क्यों नहीं? इस बात पर अशोक जी भी बोल पड़े, और मैं तो भाभी से भी उम्र में बड़ा हूँ, तो जब मैं दही पराठा और कभी कभी तला भुना खा सकता हूँ तो भाभी क्यों नहीं खा सकती? मेरा तो फिर भी कभी कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और कभी कभी शुगर का लेवल भी नॉर्मल से क्रॉस कर जाता है, पर भाभी का ना तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और ना ही उनको शुगर की प्रॉब्लम है, फिर उन्हें इतना परहेजी खाना क्यों? चलो अच्छा है तुम इतना ध्यान रख रही हो, पर कभी कभी तो थोड़ा स्वाद तो बदला ही जा सकता है, वरना रोज एक जैसा खाना खाकर तो उनकी खाने में रुचि कम ही हो जाएगी और वह और भी कमज़ोर हो जाएंगी। फूफा जी की इस बात पर प्राची ने बेमन से सिर हिलाया ही था कि सबने देखा। प्राची की नाराज़गी के डर से कुमुदनी जी अपनी प्लेट से पराठे निकालकर कैसरोल में रखते हुए बोली, बहू मेरे लिए रोटी ही परोस दो, वैसे भी मैं पराठे वगैरह कहाँ खाती हूँ। तभी डाइनिंग टेबल पर एकदम तनाव का माहौल बन गया था और कुमुदनी जी के चेहरे का भाव एकदम निरीह सा हो गया था। तो माहौल को हल्का बनाने के उद्देश्य से अशोक जी थोड़ा मजाकिया लहजे में बोले, अरे भाभी खा लीजिए अपनी पसंद का खाना, कम से कम हमारे आने से कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। और फिर वह हाँ हाँ करके हंस पड़े। आज तो रश्मि जी ने पहल करके कुमुदनी जी को भी आग्रह करके अपनी प्लेट से पहराक और खिलाया और वही खिलाया जो बाकी लोग खा रहे थे। यह देखकर प्राची को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसने अपना बेचारा समूह बनाकर जब प्रमोद की तरफ देखा तो प्रमोद ने भी उनके सुर में सुर मिलाते हुए कहा, ठीक ही तो कह रहे हैं फूफा जी, माँ को भी पराठा दो प्राची। अब तो प्राची को और भी गुस्सा आ रहा था कि इस तरह फूआ और बुआ जी ने तो एक अलग ही टंटा चला रखा है, पता नहीं दोनों के मन में क्या है। प्राची तो मन में सोच ही रही थी कि पता नहीं ये दोनों कैसे आ टपके, और चलो आए तो आए, अब पता नहीं फूफा जी और बुआ कब जाएंगे। पर प्राची ऐसी बातें किसी से कह भी तो नहीं सकती थी, इसलिए यह बात उसने अपने मन में ही रख लिया और कुड़ कर सबको नाश्ता लगाने लगी। वैसे यह बात तो ठीक था कि उसे आज सुबह सुबह बुआ जी और फूफा जी की वजह से मुश्किल तो हो ही गई थी। आज और अभी जो कुछ हो रहा था उसमें प्राची, प्रमोद और यहाँ तक कि कुमुदनी जी को भी कहाँ पता था कि यह सब क्यों हो रहा है। दरअसल जिस समय कुमुदनी जी को लग रहा था कि रश्मि जी उनकी बात नहीं सुन रही है, उस समय रश्मि जी ने बरामदे में प्राची और प्रमोद की फुसफुसाहट और उनकी पदचाप सुन ली थी और वह समझ गई थी कि यह दोनों कान लगाकर उनकी बात सुन रहे हैं। इसलिए उन्होंने कुमुदनी जी को सांत्वना देकर सुला दिया और उसके बाद वह जाकर अशोक जी से सारी बातें कर आई थी। यह बात ना कुमुदनी जी को पता थी और ना ही प्राची और प्रमोद को। कल रात जो अशोक जी ने रश्मि जी से बात की उसके बाद दोनों ने निर्णय लिया, उसका यह पहला चरण था कि इस घर में कुमुदनी जी के साथ जो खाने पीने में भेदभाव किया जाता है पहले वह मिटाया जाए। अशोक जी और रश्मि जी की बातों से अनभिज्ञ बेचारी कुमुदनी जी तो इतनी ही बात से खुश हो गई थी कि उन्हें काफ़ी दिनों बाद इतना लजीज पराठा, दही और साथ में उनके पसंद की टमाटर की मीठी चटनी खाने को मिली थी। वह तो एक पराठा एक्स्ट्रा भी खा गईं, पर पूरी तरह से तृप्त होकर मन ही मन उन्होंने रश्मि जी को बहुत धन्यवाद दिया, जिनकी वजह से उन्हें आज सम्मानपूर्वक खाना मिला था, वरना तो कुमुदनी जी को खाना परोसते हुए अक्सर प्राची का मुँह बना ही रहता है। खैर जब नाश्ता निपट गया तो अशोक जी ने साधिकार प्रमोद से कहा, मुन्ना क्या तुम आज अपनी गाड़ी घर पर छोड़कर जा सकते हो?
तुम अगर आज ऑफिस किसी प्राइवेट टैक्सी या कैब से चले जाओ तो अच्छा होगा, क्योंकि आज थोड़ा मैं और तुम्हारी बुआ बाजार जाएंगे और साथ में भाभी को भी घुमा लाएंगे। मुन्ना के लिए तो यह एक विस्फोट था ही। तभी रसोई में नाश्ते के बाद गोलू के लिए बोर्नवीटा वाला दूध बनाने के साथ साथ चुपके से अपने लिए काफ़ी बनाती हुई प्राची के कान भी खड़े हो गए। अरे यह क्या कह रहे हैं फूफा जी? उनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि घर की गाड़ी मांग रहे हैं? प्राची मन ही मन बड़बड़ाई और उसकी उत्सुकता इतनी बढ़ गई कि वह रसोई से बाहर आ गई। उसने यह भी ध्यान नहीं दिया कि पीछे से गोलू रो रहा है, लेकिन उसने उसका रोना भी नहीं सुना और सीधे बैठक में आ गई और एक टक फूफा जी को देखने लगी। उसने फूफा जी और बुआ जी से मुंह नहीं लड़ाया, सिर्फ अपने पैर पटकती हुई गोलू को डांटते हुए अपने कमरे में ले गई। प्रमोद भी प्राची के पैर पटकने के हिसाब से समझ गया कि प्राची नाराज हो गई है और अब तो उसकी खैर नहीं, इसलिए उसके पीछे पीछे कमरे में जाने के लिए बहाने ढूंढने लगा। इधर गैस पर रखा हुआ दूध उफन रहा था तो उधर कमरे के अंदर प्राची का गुस्सा उफन रहा था। वह प्रमोद के अंदर आने का इंतजार कर रही थी। हद हो गई बेशर्मी की, इन्होंने तो इस घर को अपना ही घर समझ लिया है। आखिर इन्होंने तुमसे गाड़ी मांगने की बात कैसे कर दी, वह भी माँ जी को बाहर घुमाने के लिए? सच, इनके तो बुढ़ापे में भी शौक खत्म नहीं होते। लगता है यह बुढ़ापे में और भी जवान होती जा रही हैं। प्रमोद जैसे ही कमरे में पहुंचा कि प्राची ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया था और उसकी आवाज़ थोड़ी तेज भी थी, इसलिए प्रमोद ने झट से दरवाज़ा बंद कर दिया कि प्राची की आवाज़ कहीं बाहर न चली जाए और खुद बेहद धीमी आवाज़ में प्राची से कहने लगा, क्या बात है प्राची, तुम इतनी नाराज़ क्यों हो रही हो? अगर उन्होंने गाड़ी मांग ही लिया तो देने दो ना, क्योंकि माँ तो उन्हें कुछ कहती नहीं। लेकिन तुम्हें पता है ना, ये जो हमारी रश्मि बुआ है ना, ये बहुत ही चालाक हैं और फूफा जी भी उन्हीं की ज़ुबान बोलते हैं। मुझे तो लगता है इन लोगों को कहीं हम लोगों पर शक ना हो गया हो, क्योंकि अगर इन्हें हम पर शक हो जाएगा फिर तो हम इस मकान पर भी कब्जा नहीं कर पाएंगे और माँ की सारी संपत्ति भी हमें उनके जीते जी नहीं मिलेगी। इसलिए अभी तुम चुप रहो और मुझे ऐसी स्थिति में थोड़ा सा नॉर्मल होकर बिहेव करने दो प्लीज़। तो तुम रहो नॉर्मल, मैं नहीं रह सकती। जब सब कुछ अब नॉर्मल हो रहा है तो मैं नॉर्मल कैसे रह सकती हूँ? तुम ज़रा सोचो, अगर माँ जी को रोज़ इतना स्वादिष्ट खाना खाने की आदत पड़ जाएगी तो कल को जब बुआ जी और फूफा जी चले जाएंगे तो उनकी उम्मीद तो यही रहेगी ना कि हम उन्हें ऐसे ही स्वादिष्ट खाना खिलाते रहें। सुबह नाश्ते की घटना से प्राची अब तक चिढ़ी हुई थी, इसलिए उसने नाश्ते की ही बात दोबारा उठाई तो प्रमोद भी चिढ़कर बोल उठा, अरे तुम छोड़ो ना यह खाना वाना, और अगर तुम माँ को स्वादिष्ट खाना खिला ही दोगी तो क्या हो जाएगा? अभी तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमने जो माँ के दस्तखत करवाए हैं वह सब पेपर संभाल कर रखें और कोशिश करके बुआ जी और फूफा जी को खुश रखें, ताकि कोई ऐसी वैसी नौबत ना आए और बात ना बढ़ पाए और वो दोनों हल्के फुल्के में ही खुशी खुशी इस घर से चले जाएं। प्राची अभी भी प्रमोद की बात से सहमत नहीं दिखाई दी। उसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था कि उसने भी तपाक से प्रमोद से कह दिया, मुझे समझ में नहीं आता है प्रमोद कि तुम इतना डर क्यों रहे हो, जब यह घर हमारे नाम हो चुका है और माँ जी के गहने भी मैंने अपने पास रख लिए हैं, तब और किस बात का डर है? मुझे कोई डर नहीं है, बस मैं तुम्हें हकीकत समझाना चाहता हूँ प्राची, प्रमोद ने कहा। तो तुम्हें अगर डर नहीं है ना, तो अगली बार बुआ जी और फूफा जी कुछ कहें तो उन्हें कह दो कि अगर उन्हें शिकायत है कि हम माँ जी का ध्यान ठीक से नहीं रख रहे हैं तो वह उन्हें अपने साथ ले जाएं। और क्या? प्रमोद समझ गया था कि प्राची का दिमाग बिल्कुल कुंद हो चुका है, वह स्थिति समझ नहीं रही है और अपने आलतू फालतू तर्क दे करके कैसे भी मनवाने की कोशिश कर रही है। इससे प्रमोद अब थोड़ा नाराज होकर बोला, प्राची तुम्हें होश भी है कि तुम क्या बोल रही हो? प्राची ने चिल्ला कर कहा, हाँ हाँ मुझे होश है कि मैं क्या बोल रही हूँ और मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ। अब तक गोलू चुपचाप बैठा था, उसे शायद बहुत ज़ोर की भूख भी लगी थी। वह अब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। तभी प्राची को गुस्सा आया और उसने खींचकर गोलू को एक तमाचा जड़ दिया। प्रमोद ने गोलू को उठाकर सीने से लगा लिया। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि प्राची को वह कैसे समझाए। और उधर अशोक जी रश्मि और कुमुदनी जी को लेकर के एक रेस्टोरेंट में आए और वहां पर तीनों ने काफ़ी देर तक कई सारे मुद्दों पर सलाह मंत्रणा की। अब कुमुदनी जी समझ गई थी कि रश्मि जी और अशोक जी उन्हें यही सब समझाने बाहर लेकर आए हैं, तो उन्होंने भी बहुत ध्यान से उनकी बातें सुनी और उन्हें काफ़ी सारी बातों की जानकारी हुई और बहुत सारी बातें खुलकर उनके सामने आई। कुमुदनी जी ने भी अपनी बहुत सारी बातें बताई जो वह रात में नहीं बता पाई थी
और बताने में संकोच कर रही थी। उन्होंने बड़े ही दुख से कहा कि बहू उन्हें रसोई में नहीं जाने देती और वह अपने पसंद का खाना नहीं बना पाती। यहाँ तक कि बहू उन्हें चाय तक नहीं बनाने देती, जबकि उन्हें अपने हाथ की बनी हुई चाय और नमकीन बहुत पसंद है। उस दिन जब हम तीनों लौट कर आए तो प्राची मुंह फुलाए दरवाज़ा खोलने आई, और उस दिन शायद प्रमोद भी ऑफिस नहीं गया था। कुमुदनी जी तो समझ गई थी कि घर में ज़रूर महाभारत छिड़ी थी। प्राची का गुस्से वाला चेहरा देखकर उनका साहस कमज़ोर पड़ने वाला ही था कि रश्मि जी ने उनका हाथ थाम लिया और प्राची को सुनाकर कहा, भाभी आज आप चाय बनाइए ना, आपके हाथ की चाय पीने का बहुत मन कर रहा है, और थोड़े से भी नमक पारे बना लाइएगा। इतना सुनना था कि प्राची बिना कुछ बोले दनदनाते हुए अपने कमरे में चली गई। तभी रश्मि जी, अशोक जी, कुमुदनी जी को लेकर वो लोग भी उसके कमरे की तरफ चले आए। रश्मि कमरे में घुसते ही प्रमोद पर चिल्लाते हुए बोली, मैं पूछती हूँ कि क्या ये बुआ जी हमारे घर में आग लगाने आई हैं? इनके तो शौक ही खत्म नहीं होते, कभी बाहर घूमना तो कभी पराठे खिलाना तो कभी चाय बनाना। यह तो माँ जी को पूरी तरह बिगाड़ कर ही दम लेंगी, गुस्से में प्राची ने कहा। और प्रमोद ने उसे समझा कर कहा, जरा धीरे बोलो, वो लोग सुन लेंगे। प्रमोद, तुमको डरना है तो डरो, मैं इतना डर कर नहीं रहूंगी। सही कह रही हो बहू, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुमने तो अपनी सास को डरा रखा है। तभी रश्मि जी ने कमरे में प्रवेश करते हुए कहा। तो अचानक प्राची अपना रंग बदलते हुए बोली, बुआ जी मैं तो इन्हें किसी और बात के लिए डांट रही थी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। माँ जी क्यों डरेंगी, और मैं उनको डरा कर नहीं रखती बल्कि उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। कुमुदनी जी में भी पता नहीं आज कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई थी। रश्मि जी और अशोक जी का साथ पाकर उनके अंदर का स्वाभिमान भी जाग उठा और साहस भी आ गया। उन्होंने अपनी आवाज़ को भरसक कठोर बनाकर कहा, बस करो बहू, झूठ और दिखावे की भी हद होती है। मैं कुछ नहीं कहती हूँ इसलिए तुम्हारी हिम्मत बढ़ती जा रही है, पर इतना याद रखो कि जिस मकान पर तुम अकड़ रही हो उसका बिल मैंने बना दिया है, और बिल के अनुसार मकान प्रमोद और तुमको मिलने वाला है। लेकिन इसके साथ एक और बात याद रखना कि मैं अपने जीवित रहते जब चाहूँ वह बिल कभी भी बदल सकती हूँ। पल भर के लिए कमरे में बिल्कुल सन्नाटा हो गया। सिर्फ नन्हे स्वर गोलू की आवाज़ गूंज रही थी और वह दौड़कर दादी दादी कहते हुए कुमुदनी जी की गोद में आ गया था। कुमुदनी जी ने बड़े ही प्यार से गोलू को अपनी गोद में उठाया और प्राची को कहा, मैं अपने पोते को लेकर जा रही हूँ, तुम लोग भी आ जाओ। आज मैं रसोई में चाय बनाने जा रही हूँ। मुझे अपने हाथ की चाय पिए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, और रश्मि जीजी और जीजा जी को भी मेरे हाथ की चाय पसंद है। आज कुमुदनी जी की आवाज़ में एक दृढ़ता थी और उनकी चाल, सधी हुई चाल में एक आत्मविश्वास झलक रहा था। आज उन्होंने बड़े ही अपने अभ्यस्त हाथों से अदरक इलायची कूट कर स्वादिष्ट चाय बनाई और साथ में थोड़े से नमक पारे भी बना लाई जो उन्हें बहुत पसंद है। इस बीच गोलू रश्मि जी और अशोक जी के साथ खेलता रहा। थोड़ी देर में प्रमोद और प्राची जब अपने कमरे से बाहर आए तो कुमुदनी जी ने उन्हें बहुत ही प्यार से चाय का कप पकड़ाया। थोड़ी देर पहले हुई कटुता और बहस का कोई नामो निशान उनके चेहरे पर नहीं था। शायद उनके चेहरे पर इसी ममता को भाप कर प्राची ने हिम्मत करके कहा, हमें माफ़ कर दीजिए माँ जी, हमसे गलती हो गई। उन्होंने सोचा था कि कुमुदनी जी सब कुछ भूल कर उन्हें माफ़ कर देंगी और गले लगा लेंगी, लेकिन इस समय कुमुदनी जी एक माँ तो थी, लेकिन साथ में ही अपने हक और अधिकार को लेकर जागृत हुई एक महिला भी थी। इसलिए उन्होंने बड़े ही संयत स्वर में कहा, गलती तो तुम लोगों से हुई है और मैं उम्मीद करूंगी कि आगे से तुम दोनों ऐसी गलती ना ही करो। बिल तो अब बदलने जा रही हूँ, अब मेरे जीते जी यह घर सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम पर रहेगा, और अगर तुम लोगों ने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया तो किसी ट्रस्ट के नाम कर दूंगी या किसी अनाथालय के नाम। लेकिन यह मत समझना कि प्रमोद तुम मेरे बेटे हो तो यह घर बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हारे नाम होगा। कानून में यह प्रावधान है कि मैं चाहूँ तो घर किसी के भी नाम कर सकती हूँ, इसलिए इसे ग्रांटेड लेकर मत चलो। तुम दोनों के बर्ताव पर निर्भर करेगा कि इस घर पर तुम्हारा कितना अधिकार है। याद रखो यह मेरा घर है, और अगर तुम लोगों ने यहाँ मेरा अपमान किया तो तुम लोग इस घर से जा सकते हो। एक साथ इतनी सारी बातें, वह भी इतनी दृढ़ता के साथ कुमुदनी जी के मुँह से सुनकर प्रमोद प्राची को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। प्रमोद ने तो खैर अपने पिता के रहते अपनी माँ की दृढ़ता देखी थी, उनका साहस भरा रूप और आत्मविश्वास भी देखा था, और पिता के जाने के बाद उनको टूटता हुआ भी देखा था। लेकिन प्राची के लिए अपनी सास का यह रूप बिल्कुल ही नया था। वह कभी बुआ जी और फूफा जी को देखती तो कभी प्रमोद को तो कभी कुमुदनी जी को, और जब कुछ समझ में नहीं आया तो हड़बड़ाहट में गोलू को अपनी गोद में उठा लिया।
इस वक्त गोलू को गोद में उठाकर प्राची को बहुत ही राहत मिली और उसे अपनी सास और बुआ, सास, फूफा जी सबकी नज़रों से बचने का एक बहाना मिल गया, वरना प्राची कुमुदनी जी का यह रूप बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उस समय चाय की मिठास में रिश्तों में भी मिठास आई हो ऐसा ज़रूरी नहीं था, लेकिन प्राची और प्रमोद को समझ में आ गया था कि अगर वह अपनी माँ के साथ गलत करेंगे तो उनके साथ भी बहुत गलत हो सकता है। प्राची तो सारा दोष रश्मि और अशोक जी पर ही डाल रही थी कि यह सारी पट्टी बुआ जी और फूफा जी की पढ़ाई हुई है, वरना हमारी माँ जी तो भोली भाली हैं, उन्हें इतना कैसे पता होता। प्रमोद को पहले से ही आत्मग्लानि हो रही थी। अब प्राची की बात सुनकर उसे थोड़ा सा गुस्सा आ गया तो उसने कहा, अब बस करो प्राची, अब तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी जिससे माँ नाराज़ होंगी। याद रखना वह हमें घर से निकाल भी सकती हैं, और अब मुझे भी एहसास हो रहा है कि मैंने अपनी माँ के साथ गलत किया है। जरा सोचो, कल को गोलू भी हमारे साथ ऐसा करे तो मुझे और तुम्हें कैसा लगेगा। खैर इस वक्त प्राची यह सब नहीं सोच रही थी, बस यह सोच रही थी कि इस घर से अगर कुमुदनी जी निकाल देंगी तो सच में उसे मुश्किल होगी, और वह यह भी सोच रही थी कि आगे वह अपनी माँ से यह टिप्स लेगी कि बड़े होने पर गोलू ना बदले और ज़िंदगी भर अपने माता पिता को ही पूछता रहे। इसके लिए कोई उपाय है तो बताएं। खैर प्राची को तो समझ जब आएगी तब आएगी, पर कुमुदनी जी को यह बात जरूर समझ आ गई थी कि घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अगले दिन जब सुबह कुमुदनी जी, रश्मि जी और अशोक जी सैर के लिए निकले तो बाहर एकांत पाकर कुमुदनी जी बोली, सच कह रही हूँ जीजी, कल मुन्ना और बहू को इतना कुछ कहते हुए मुझे तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन आप दोनों ने मेरा इतना साथ दिया और सब चीज़ें इतने अच्छे से समझाया था कि मैं उन दोनों को डांट कर अपनी बात कह पाई। बस भाभी अब ऐसे ही स्ट्रांग बनी रहना। याद रखिएगा यह दोनों अंदर से अभी नहीं बदले हैं, शायद आगे भविष्य में बदल जाएं। अभी जो बदलाव देख रही हो वह सिर्फ अपने लिए असुरक्षित होकर कर रहे हैं, इसलिए हमेशा अपना ध्यान रखिएगा और यह भी ध्यान रखिएगा कि आपके साथ कुछ गलत या अन्याय ना हो। बाकी हम तो हमेशा आपके साथ हैं ही। रश्मि जी की बात सुनकर अशोक जी और कुमुदनी जी भी हंसने लगे और अशोक जी ने एक बात और हाथ जोड़ते हुए कहा, और भाभी हमारे अलावा आपके साथ और कोई भी है और वो है कानून। उस दिन नाश्ते की टेबल पर फिर से कुमुदनी जी के लिए भी वही खाना लगा था जो सबकी प्लेट में लगा था। अपनी विजय पर कुमुदनी जी मुस्कुरा रही थी और उन्होंने सोच रखा था कि अब खुद के साथ भेदभाव या अन्याय नहीं होने देंगी, और साथ ही साथ रश्मि जी और अशोक जी का भी धन्यवाद कर रही थी। अगर वो लोग नहीं आते तो कुमुदनी जी अपने हक के लिए लड़ने के लिए कभी भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाती, और उन्हें ना ही पता चलता कि वसीयतनामा कभी भी बदला जा सकता है। एक इंसान को हमेशा अपने हक और अधिकार के बारे में जागरूक रहना चाहिए, तभी उनके साथ कोई भी बुरा नहीं कर सकता है। यह बात कुमुदनी जी तो समझ चुकी थी। यह कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।